नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं, जो 8वीं से 7वीं सदी के मध्य का भारत था। दिस बुक इज रिटन बाय सतीश चंद्रा। इसमें हम मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और अकबर के युग में अकबर ने क्या क्या काम किए, इसके बारे में चर्चा करेंगे और अकबर के शासन के गठन के बारे में जानेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगना और सरकार पहले की तरह जारी रहे। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमल गुजार थे। इनमें पहला कानून व्यवस्था के लिए और दूसरा मालगुजारी, आकलन और संग्रह के लिए जिम्मेदार होता था। साम्राज्य के पूरे क्षेत्र को जागीर, खालिसा और इनाम में बांटा गया था। खालिसा गांवों की आय सीधे शाही खजाने में जाती थी। इनाम की जमीनें वे थीं जो विद्वानों और धर्माचार्यों को दी जाती थी। जागीरें अमीरों को और रानियों समेत शाही वंश के व्यक्तियों को दी जाती थी। अमल गुजार से सभी प्रकार की जोतों की आम निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती थी, ताकि मालगुजारी के आकलन और संग्रह के लिए शाही नियम कायदों का एक समान ढंग से पालन हो। केवल स्वायत्त राजाओं को अपने इलाकों में मालगुजारी की परंपरागत व्यवस्था जारी रखने की छूट थी। उनमें भी अकबर ने उन्हें शाही व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के संगठन पर अकबर ने बहुत ध्यान दिया। उसकी केंद्रीय शासन की व्यवस्था शासन के ऐसे ढांचे पर आधारित थी जिसका विकास दिल्ली सल्तनत में हुआ था, लेकिन विभिन्न विभागों के कार्यों का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया और मामलों के संचालन के लिए बारीकी से नियम कायदे तय किए गए। इस तरह उसने इस व्यवस्था को एक नए रूप प्रदान किए और इसमें नया जीवन फूंका। मध्य एशिया और तैमूरी परंपरा में एक शक्तिशाली वजीर रखा जाता था, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के प्रमुख काम करते थे। वह शासक और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी होता था। क्या था? मध्य एशियाई और तैमूरी परंपरा में एक सर्वशक्तिशाली वजीर रखा जाता था, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के प्रमुख काम करते थे। वह शासक और प्रशासन के मध्य की मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था। कालांतर में सेना के लिए एक अलग विभाग अस्तित्व में आया। न्यायपालिका हमेशा ही अलग रही। इस तरह एक सर्वशक्तिशाली वजीर की धारणा को व्यवहार में ही छोड़ दिया गया। लेकिन वकील की हैसियत से बैरम खां को एक सर्वशक्तिशाली वजीर की ही शक्तियां प्राप्त थीं। अकबर ने विभिन्न विभागों के बीच शक्तियों के विभाजन तथा नियंत्रण जवाबी नियंत्रण के आधार पर प्रशासन के केंद्रीय तंत्र का पुनर्गठन किया। क्या किया? अकबर ने विभिन्न विभागों के बीच शक्तियों के विभाजन तथा नियंत्रण जवाबी नियंत्रण के आधार पर प्रशासन के केंद्रीय तंत्र का पुनर्गठन किया। वकील का पद समाप्त तो नहीं किया गया, पर उसे समस्त शक्ति से वंचित करके मुख्यतः सजावट की चीज बना दिया गया। यह पद समय समय पर ऊंचे स्तर के अमीरों को दिया गया, पर प्रशासन में उनकी भूमिका कम ही रही। राजस्व विभाग का मुख्य वजीर ही बना रहा। अकबर के काल में वजीर सामान्यतः कोई बड़ा मनसबदार नहीं होता था। अनेक अमीरों के मनसब उनके उसके मनसब से अधिक होते थे। इस तरह वह शासक का प्रमुख सलाहकार नहीं रहा, बस वह एक ऐसा व्यक्ति था जो राजस्व के विषय का विशेषज्ञ होता था। इस बात पर जोर देने के लिए अकबर आमतौर पर वजीर शब्द की जगह दीवान या दीवान आला की उपाधि का प्रयोग करता था। कभी कभी अनेक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दीवान का कार्य करने के लिए कहा जाता था। दीवान समस्त आय और व्यय के लिए उत्तरदायी होता था तथा वह खालिसा, जागीर और इनाम तक की जमीनों पर नियंत्रण रखता था। सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी कहलाता था। अमीर वर्ग का प्रमुख मीर बख्शी को ही माना जाता था, न कि दीवान को। इसलिए गणमान्य व्यक्ति ही इस पर नियुक्त किए जाते थे। बादशाह के सामने मनसब के आवंटन, प्रोन्नति आदि की सिफारिशें मीर बख्शी के द्वारा ही रखवाई जाती थी। बादशाह किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेता तो उसे पुष्टि के लिए तथा नियुक्त व्यक्ति को जागीर देने के लिए दीवान के पास भेजा जाता था। प्रोन्नतियों के सिलसिले में भी इसी कार्य पद्धति का पालन किया जाता था। मीर बख्शी साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी प्रमुख होता था। गुप्तचर अधिकारी बरीद तथा सूचना अधिकारी वाकिया नवीस
साम्राज्य के सभी भागों में नियुक्त किए गए थे। उनकी रिपोर्टें दरबार में बादशाह के सामने मीर बख्शी के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती थी। इस तरह देखा जा सकता है कि दीवान और मीर बख्शी का दर्जा लगभग बराबर था और वे एक दूसरे को सहायता देते थे और नियंत्रण में रखते थे। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी सामान था। वह शाही घराने की आवश्यकताओं का प्रबंध करता था, जिनमें हरम की स्त्रियों के उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल थी। इनमें से अनेक वस्तुएं शाही कार्यशालाओं की निगरानी में बनती थीं, जिन्हें कारखाना कहते थे। केवल बादशाह के पूर्ण विश्वास पात्र अमीर ही इस पद पर नियुक्त किए जाते थे। दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों पर नियंत्रण आदि भी इसी अधिकारी की निगरानी में थे। चौथा महत्वपूर्ण विभाग न्याय विभाग था, जिसका प्रमुख मुख्य काजी होता था। यह पद कभी कभी मुख्य सद्र के पद से जोड़ दिया जाता था, जो सभी खैराती और मजहबी प्रतिष्ठानों के लिए जिम्मेदार होता था। इस तरह यह एक ऐसा पद था जिससे काफी शक्ति और संरक्षण जुड़े हुए थे। अकबर के मुख्य काजी अब्दुन नबी के भ्रष्टाचार और लोभ के कारण इस पद की प्रतिष्ठा गिर गई। विभिन्न व्यक्तियों को मिले भूमिदानों की सावधानी से जांच कराने के बाद अकबर ने इनाम की ज़मीनों को जागीर और खालिसा की ज़मीनों से अलग कर दिया तथा इनाम में भूमि के दान और उसके प्रशासन के उद्देश्य से साम्राज्य को 6 हलकों में बांट दिया। इनाम भूमि के दानों की 2 विशेषताएं उल्लेखनीय है। पहला, अकबर ने अपनी यह सुनिश्चित नीति बना ली थी कि धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों का ख्याल किए बिना सभी सुपात्र व्यक्तियों को इनाम की भूमि दी जाए। अकबर ने विभिन्न हिंदू मठों को जो दान दिए थे, उनकी सनदें आज भी सुरक्षित हैं। दूसरा, अकबर ने नियम बना लिया था कि इनाम की आधी ज़मीन कृषि योग्य बंजर होगी। इस तरह इनाम पाने वालों को कृषि के प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वयं को जनता के लिए और मंत्रियों के लिए भी सुलभ बनाने के लिए अकबर अपने समय को सावधानी से बांटता था। महल के झरोखे से दर्शन देने के साथ बादशाह का दिन आरंभ होता था। बादशाह की एक झलक पाने और आवश्यक हो तो अप उसे अपने प्रार्थना पत्र देने के लिए लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में जमा होते थे। इन प्रार्थना पत्रों पर तुरंत या उसके बाद होने वाले खुले दरबार दीवाने आम में विचार किया जाता था, जो दोपहर तक चलता था। फिर भोजन और आराम के लिए बादशाह अपने कक्ष में चला जाता था। मंत्रियों के लिए अलग समय रखा गया था। गुप्त मंत्रालयों या गुप्त मंत्रणाओं के लिए मंत्रियों की आम तौर पर एक कक्ष में मंत्रियों को बुलाया जाता था, जो अकबर के गुसल खाने स्नान गृह के पास स्थित था। कालांतर में इस गुप्त मंत्रणा कक्ष को भी गुसल खाना कहा जाने लगा। 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों प्रांतों में बांट दिया था। ये थे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। हर प्रांत में एक सूबेदार, एक दीवान, एक बख्शी, एक सद्र, एक काजी और एक वाकिया नवीस नियुक्त किए गए। इस तरह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित एक सुव्यवस्थित शासन इन प्रांतों में भी स्थापित किया गया। राजपूतों से संबंध के विषय में चर्चा करते हैं। राजपूतों के साथ अकबर के संबंधों को देश के शक्तिशाली राजाओं और जमींदारों के प्रति मुगलों की नीति की व्यापकतर पृष्ठभूमि में देखना होगा। हुमायूं जब भारत वापस आया तो उसने इन तत्वों को साथ लेने की एक सुविचारित नीति आरंभ की। अबुल फजल कहते हैं कि जमींदारों को खुश करने के लिए उसने उनके साथ विवाह संबंध बनाए। उदाहरण के लिए, जब हसन खान मेवाती के चचेरे भाई जमाल खान मेवाती ने, जो भारत के बड़े जमींदारों में एक था, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, तो उसकी सुंदर बेटियों में से एक से हुमायूं ने विवाह कर लिया और उसकी छोटी बहन का विवाह बैरम खां से करा दिया। कालांतर में अकबर ने इस नीति का प्रसार और विस्तार किया। अकबर जब तख्त पर बैठा तो उसके कुछ ही समय बाद आम्बेर का राजा भारामल उसके आगरा दरबार में आया था। उसने नौजवान बादशाह पर अच्छी छाप छोड़ी, क्योंकि
एक मस्त हाथी के डर से लोग जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भारामल के नेतृत्व में राजपूत वहां डटे रहे। 1562 में अकबर जब अजमेर जा रहा था तो उसे पता चला कि स्थानीय मुगल सूबेदार भारामल को परेशान कर रहा है। भारामल अकबर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए स्वयं आया और अपनी छोटी बेटी हरखा बाई का उसके साथ विवाह करके अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया। मुस्लिम शासकों से हिंदू राजाओं की बेटियों का विवाह कोई असामान्य बात नहीं थी। देश के विभिन्न भागों में 14वीं और 15वीं सदियों में ऐसे विवाहों के अनेक उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। जोधपुर के शक्तिशाली राजा मालदेव ने अपनी बेटी बाई कनका को गुजरात के सुल्तान महमूद से तथा और एक और बेटी लाल बाई को सूर बादशाह से, संभवतः इस्लाम शाह सूर से ब्याहा था। खुद भारामल ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह हाजी खान पठान से किया था, जो इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद अलवर का वास्तविक शासक बन बैठा था। किंतु इनमें से अधिकांश विवाहों के फलस्वरूप संबंधित परिवारों के बीच स्थिर वैयक्तिक संबंध स्थापित नहीं हुए। लड़कियां आमतौर पर अपने परिवारों से बिछुड़ जाती थीं और विवाह के बाद कभी वापस नहीं आती थीं। लेकिन अकबर ने एक अलग ही नीति अपनाई। उसने अपनी हिंदू पत्नियों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी और उनके पिताओं और संबंधियों को अमीरों की जमात में सम्मानजनक स्थान दिए। भारामल को एक उच्चाधिकारी बना दिया गया। उसका बेटा भगवंत दास 5 हजारी के दर्जे तक उठा और पोता मान सिंह 7 हजारी के मनसब तक। यह पद अकबर ने बस एक और कुलीन को दिया था, अपने दूध भाई अजीज खान कोका को। अकबर ने दूसरे ढंगों से भी कछवाहा राजा के साथ अपने विशेष संबंध पर जोर दिया। शिशु युवराज दानियाल को आम्बेर भेजा गया कि भारामल की पत्नियां उसे पालें। 1572 में अकबर जब तेजी से गुजरात की ओर बढ़ा तो भारामल को आगरा की निगरानी सौंप दी गई, जहां सभी शाही स्त्रियों का वास था। यह एक अद्वितीय सम्मान था जो केवल उन अमीरों को दिया जाता था जो या तो बादशाह के संबंधी होते थे या परम विश्वास पात्र। लेकिन विवाह संबंधों को शर्त बनाने पर अकबर ने जोर नहीं दिया। रणथंभौर के हाड़ाओं के साथ कोई विवाह संबंध ना था, पर फिर भी वे बादशाह के कृपा पात्र रहे। राव सुरजन हाड़ा को गढ़कटंगा का भार सौंपा गया और वह 2 हजारी के मनसब तक ऊपर उठा। इसी तरह जब आगे चलकर सिरोही और बांसवाड़ा के राजाओं ने अकबर की अधीनता मान ली तो उनके साथ भी कोई विवाह संबंध नहीं बनाया गया। अकबर की राजपूत नीति धार्मिक सहिष्णुता की व्यापक नीति का अंग थी। 1564 में उसने जजिया को समाप्त कर दिया, जिसका प्रयोग उल्मा कभी कभी गैर मुस्लिमों को अपमानित करने के लिए करते थे और जिसे अक्सर मुस्लिम वर्चस्व और श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता था। इससे पहले वह तीर्थ यात्रा कर या टैक्स को समाप्त कर चुका था और युद्ध बंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी। चित्तौड़ विजय के बाद अधिकांश अग्रणी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधिराजी मान ली और स्वयं उसके दरबार में उपस्थित हुए। जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर से विवाह संबंध बनाए। मेवाड़ अकेला राज्य था जो मुगल अधिराजी को मानने से दृढ़ता से इनकार करता रहा। हालांकि चित्तौड़ और आसपास का मैदानी भाग मुगलों के अधीन आ चुका था, पर उदयपुर और आसपास का पहाड़ी भाग जो मेवाड़ का अधिक बड़ा भाग था, राणा के नियंत्रण में रहा। 1572 में राणा उदय सिंह के बाद राणा प्रताप, या जिसको हम कहते हैं राणा महाराणा प्रताप, गद्दी पर बैठा। अकबर ने राणा प्रताप के पास अनेक दूत भेजे, उन्हें मुगल अधिराजी स्वीकार करने और व्यक्तिगत रूप से बादशाह के प्रति सम्मान का इजहार करने की बात समझाने के लिए भेजे। राणा ने इन प्रतिनिधि मंडलों का शिष्ट ढंग से स्वागत किया। इनमें मानसिंह के नेतृत्व वाला एक प्रतिनिधि मंडल भी था। राणा ने मानसिंह का अपमान राणा ने मानसिंह का अपमान किया। यह सिर्फ एक कहानी है, ना कि ऐतिहासिक सत्य। यह राणा की व्यवहारगत विशेषता कि वह अपने शत्रुओं के साथ भी शूरवीरों जैसा और शिष्ट व्यवहार करता था से मेल नहीं खाती है। मानसिंह के प्रतिनिधि मंडल के बाद एक दूसरा प्रतिनिधि मंडल भगवंत दास के नेतृत्व में गया और एक राजा टोडरमल के नेतृत्व में। लगता है एक समय तो राणा समझौते के लिए तैयार भी था। उसने अकबर का भेजा हुआ शाही वस्त्र धारण किया, पर अकबर को सलाम करने और उसकी सेवा स्वीकार
करने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भगवंत दास के साथ भेजा, लेकिन कोई अंतिम समझौता इसलिए नहीं हो सका कि स्वाभिमानी राणा अकबर की स्वयं आकर सलाम करने की मांग को मानने के लिए तैयार न था। ऐसा भी लगता है कि मुगल चित्तौड़ को अपने हाथ में रखना चाहते थे, जो राणा को स्वीकार न था। 1576 के आरंभ में अकबर अजमेर आ गया और 5,000 की सेना देकर राजा मानसिंह को राणा के खिलाफ एक अभियान पर भेजा। इस गतिविधि का पहले से अनुमान लगाकर राणा ने चित्तौड़ तक का पूरा इलाका तबाह कर दिया, ताकि मुगल सेना भोजन या चारा न पा सके। उन्होंने सभी पहाड़ी दर्रों को भी किलाबंद किया। दोनों पक्षों के बीच एक तीखी लड़ाई हल्दी घाटी में एक सकरी घाटी के नीचे हुई, जो राणा की उस समय की राजधानी कुंभलगढ़ की ओर जाती थी। चुनिंदा राजपूत दस्तों के अलावा राणा के दल का नेतृत्व एक अफगान दस्ते के साथ हकीम खां सूर ने किया। इस तरह हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुसलमान की या भारतीय विदेशी की लड़ाई नहीं थी। भीलों का एक छोटा सा दस्ता भी मौजूद था, जिसको या जिनको राणा ने अपना मित्र बना लिया था। राणा की सेना 3,000 की बतलाई गई है। राजपूतों और अफगानों के हमलों ने मुगल सेना को तितर बितर कर दिया, लेकिन इन अफवाहों ने कि अकबर स्वयं वहां पहुंच चुका है, उन्हें पुनर्गठित कर दिया। नई मुगल कुमुक के आने के बाद लड़ाई का रुख मुगलों की ओर होने लगा। यह देखकर राणा निकल भागा। मुगल सेना इतनी थक चुकी थी कि उसने उनका पीछा नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद वह दर्रे से होकर आगे बढ़ी और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। यह एक मजबूत ठिकाना था जिसे राणा ने पहले ही खाली कर दिया था। यह अंतिम अवसर था जब राणा ने मुगलों का जमकर सामना किया। उसके बाद उन्होंने छापामार युद्ध का तरीका अपना लिया। हल्दी घाटी की हार के बावजूद राणा प्रताप का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का संकल्प कमजोर नहीं पड़ा, पर जिस ध्येय को प्राप्त करने के लिए वह लड़ रहे थे, वह तो पहले ही समाप्त हो चुका था। अधिकांश राजपूत राज्यों ने मुगल अधिराज्य स्वीकार कर ली थी। राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में लेकर उनसे अग्रणी मुगलों जैसा ही व्यवहार करके व्यापक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर तथा पिछले विरोधियों के साथ शिष्ट व्यवहार करके अकबर राजपूत राजाओं के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सफल रहा था। इसलिए मुगलों के सामने झुकने से राणा प्रताप के इनकार का अन्य राजपूत राज्यों पर कम ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि मौजूदा स्थिति में छोटे राज्यों के लिए लंबे समय तक पूर्ण स्वतंत्रता पर अड़े रहना संभव नहीं था। इसके अलावा राजपूत राजाओं को अच्छी खासी स्वायत्तता देकर अकबर ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे राजपूत राजा अपने वास्तविक हितों के लिए हानिकारक नहीं समझते थे। लगभग अकेले और प्रमुख राजपूत राज्यों से किसी सहायता के बिना शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के मुकाबले राणा प्रताप का खड़े रहना राजपूत शौर्य और प्रिय सिद्धांतों के लिए बलिदान की भावना की एक गरिमापूर्ण गाथा थी। राणा प्रताप की छापामार युद्ध की विधि को आगे चलकर दक्कनी सेनापति मलिक अंबर ने और शिवाजी ने और आगे विकसित किया। अकबर और राणा प्रताप के युद्ध का विस्तार से वर्णन करना आवश्यक नहीं है। कुछ समय तक अकबर ने राणा पर अंतहीन दबाव डाला। मुगलों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों को रौंद डाला, जो मालवा के आश्रित सहयोगी थे और राणा प्रताप की सहायता कर चुके थे। इन राज्यों से अकबर ने अलग अलग संधियां की और इस तरह मेवाड़ को और भी अकेला बना दिया। राणा का जंगल जंगल घाटी घाटी पीछा किया गया। कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों पर मुगलों का अधिकार हो गया। राणा को भारी कष्ट उठाने पड़े, पर भील सरदारों की सहायता के बल पर उन्होंने अपना प्रतिरोध जारी रखा। अकबर के कुछ सुधारों के विद्रोह या विरोध में बिहार और बंगाल में एक गंभीर विद्रोह के फूटने के बाद 1579 में मुगलों का दबाव ढीला पड़ा। साथ ही अवसर का लाभ उठाने के लिए अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम पंजाब में घुस आया। इस तरह अकबर को एक अत्यंत गंभीर आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा। अकबर इस स्थिति का सामना करने में तो सफल रहा, मगर 1585 में उत्तर पश्चिम की स्थिति पर जो खतरनाक बन चुकी थी, निगाह रखने के लिए वह लाहौर चला गया। अगले 12 वर्षों तक वह वहीं रहा। 1585 के बाद राणा प्रताप के खिलाफ कोई मुगल मुहिम नहीं भेजी गई।
स्थिति का फायदा उठाकर राणा प्रताप ने अनेक क्षेत्रों को वापस ले लिया, जिसमें कुंभलगढ़ भी था और चित्तौड़ के पास के क्षेत्र भी थे, पर वे स्वयं चित्तौड़ को वापस ना पा सके। इस काल में उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावड़ बसाई। मात्र 51 वर्ष की अवस्था में राणा की मृत्यु एक अंदरूनी चोट के कारण हुई, जो उन्हें सख्त हो चुकी एक कमान से तीर चलाने के प्रयास में लगी थी। मात्र 51 वर्ष की अवस्था में राणा की मृत्यु एक अंदरूनी चोट के कारण हुई, जो उन्हें सख्त हो चुकी एक कमान से तीर चलाने के प्रयास में लगी थी। मेवाड़ के अलावा अकबर को मारवाड़ का विरोध भी झेलना पड़ा। मालदेव की मृत्यु 1562 के बाद उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के विवाद उठ खड़ा हुआ। मालदेव का छोटा बेटा चंद्रसेन गद्दी पर बैठा। वह मालदेव की चहेती रानी से उत्पन्न था। मुगलों के दबाव के कारण उसे अपने भाइयों को पट्टा के रूप में राज्य का कुछ भाग देना पड़ा, लेकिन चंद्रसेन को यह बंदोबस्त पसंद नहीं आया और कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया। अकबर ने अब मारवाड़ को सीधे मुगल प्रशासन में ले लिया। संभवतः इसका एक कारण गुजरात के लिए मुगलों की रसद के रास्ते को सुरक्षित रखना था, जो जोधपुर से होकर जाता था। जोधपुर पर कब्जा करने के बाद अकबर ने उसकी देखरेख के लिए राय सिंह बीकानेरी को नियुक्त किया, परंतु चंद्रसेन ने छापामार युद्ध चलाकर अपना विरोध जारी रखा। पर कुछ समय बाद उसे मेवाड़ की शरण लेनी पड़ी। वहां भी मुगलों ने जगह जगह उसका पीछा किया। 1581 में उसकी मृत्यु हुई। कुछ वर्षों बाद अकबर ने जोधपुर को चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को सौंप दिया। कुछ वर्षों बाद अकबर ने जोधपुर को चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को सौंप दिया। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उदय सिंह ने अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम से अपनी बेटी जगत गोसाई का विवाह कर दिया, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। पिछले विवाहों की डोला वाली रस्म के विपरीत इस बार दूल्हा पक्ष बारात लेकर राजा के घर गया और अनेक हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया गया। यह तब की बात है जब अकबर लाहौर में ठहरा हुआ था। अकबर के घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बीकानेर और बूंदी के राजाओं के साथ भी थे, जिन्होंने अनेक अभियानों में यश कमाया। 1593 में बीकानेर के रायसिंह का दामाद जब अपनी पालकी से गिरकर मर गया तो अकबर राजा को धीरज बांधने स्वयं उसके घर गया और उसकी बेटी को सती होने से रोका, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे थे। अकबर की राजपूत नीति मुगल राज्य के लिए भी लाभकारी रही और राजपूतों के लिए भी। इस गठबंधन ने मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवाएं दिलाईं। राजपूतों की पक्की वफादारी साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और विस्तार देने का एक महत्वपूर्ण कारण बन गई। इस गठबंधन ने राजस्थान में शांति सुनिश्चित की और अपने घर बार राज्य की सुरक्षा की चिंता से मुक्त रहकर राजपूतों को साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में सेवा करने योग्य बनाया। शाही सेवा में भर्ती किए जाने से राजपूत राजा बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचने की आशा कर सकते थे। उदाहरण के लिए आम्बेर के भगवंत दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार नियुक्त किया गया, जबकि उसके बेटे मानसिंह को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया गया। विभिन्न काल में दूसरे राजपूत राजाओं को भी आगरा, अजमेर और गुजरात जैसे रणनीतिक महत्व के सूबों का भार सौंपा गया। साम्राज्य के उच्चाधिकारियों के रूप में उन्हें उनके पुश्तैनी राज्यों के अलावा जागीरें दी गई, जिसके कारण उनके संसाधन और बढ़े। अकबर की राजपूत नीति को उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी जारी रखा। जहांगीर ने, जिसकी मां एक राजपूत राजकुमारी थी, स्वयं भी एक कछवाहा राजकुमारी से और एक जोधपुर की राजकुमारी से विवाह किया था। जैसलमेर और बीकानेर घरानों की राजकुमारियां भी उससे ब्याही गई थीं। जहांगीर ने इन सभी घरानों के राजाओं को सम्मानजनक स्थान दिया था। जहांगीर ने इन सभी घरानों के राजाओं को सम्मानजनक स्थान दिया था। पर जहांगीर की सर्वप्रमुख उपलब्धि मेवाड़ के साथ जारी विवाद का समाधान करना था। राणा प्रताप की जगह उसके बेटे अमर सिंह ने ले ली थी। अमर सिंह से अपनी शर्तें मनवाने के लिए अकबर ने उसके खिलाफ अनेक मुहिमें भेजी थी। स्वयं जहांगीर को 2 बार भेजा गया था, पर कुछ विशेष लाभ न हुआ। 1605 में तख्त पर बैठने के बाद जहांगीर ने तत्परता से कार्रवाई की। उत्तरोत्तर 3 मुहिमें चलाई गईं,
पर वे राणा के संकल्प को न तोड़ सकी। अंत में अभियान के नेतृत्व के लिए जहांगीर स्वयं 1613 में अजमेर पहुंचा। मेवाड़ के पहाड़ी भागों पर हमले के लिए एक बड़ी सेना के साथ शहजादा खुर्रम, आगे चलकर शाहजहां बना जो, को लगाया गया। मुगल सेना की भार मुगल सेना का भारी दबाव, क्षेत्र की आबादी का पलायन और खेती की तबाही ने आखिरकार अपना प्रभाव छोड़ा। अनेक सरदार मुगलों से आ मिले। दूसरों ने राणा पर शांति के लिए दबाव डाला। राणा के बेटे करण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जहां उसका अच्छा स्वागत हुआ। जहांगीर तख्त से उठा, उसे गले लगाया और उसे उपहारों से लाद दिया। राणा की प्रतिष्ठा रखने के लिए जहांगीर ने इस पर जोर नहीं दिया कि राणा स्वयं आकर उसके प्रति सम्मान जताए या शाही सेवा में शामिल हो। राजकुमार करण सिंह को 5 हजारी का मनसब दिया गया, जो पहले जोधपुर, बीकानेर और आमेर के राजाओं को दिया गया था। उसे 1500 सवारों के दस्ते के साथ मुगल बादशाह की सेवा करनी थी। चित्तौड़ समेत मेवाड़ के सारे क्षेत्र लौटा दिए गए, लेकिन चित्तौड़ के रणनीतिक महत्व को देखते हुए निश्चित किया गया कि उसकी किलाबंदी की फिर से मरम्मत नहीं कराई जाएगी। इस तरह अकबर के शुरू किए काम को जहांगीर ने पूरा किया और राजपूतों के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत किया।